YouTube चैनल तथागत कोचिंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं स्टार्ट करने जा रहा हूं। इस चैप्टर में, इस वीडियो में इस चैप्टर के सभी जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं मैं उनको एक्सप्लेन करूंगा और जो नेक्स्ट वीडियो होगा इस चैप्टर का उसमें हम लोग एक्सरसाइज पर वर्क करेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट होगा ये वीडियो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए। स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं को समझने से पहले हम इससे पहले जो संख्याएं आप छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं पहले मैं उन पर चर्चा करता हूं। उनमें सबसे पहले प्राकृतिक संख्याएं। इंग्लिश में इसे हम बोलेंगे नेचुरल नंबर्स। ये ऐसी संख्याएं जो गिनती में प्रयोग की जाए, जो गणना में प्रयोग की जाती हैं, वो संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। जो काउंटिंग नंबर हैं, जो काउंटिंग में प्रयोग किए जाते हैं। और आप सभी को मालूम होगा कि काउंटिंग यानी गिनती 1 से स्टार्ट होती है, तो प्राकृतिक संख्याएं भी 1 से स्टार्ट होती हैं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं और N बराबर यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, एंड सो। ये प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। यहां से ये क्लियर होता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है, जबकि सबसे बड़ी कोई भी प्राकृतिक संख्या नहीं है। समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं नंबर 2 पूर्ण संख्याएं। ये भी आप पढ़ चुके हैं। पूर्ण संख्याएं इंग्लिश में हम इसे बोलेंगे होल नंबर्स। पूर्ण संख्या होल नंबर्स। यदि हम सभी प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को शामिल कर लें तो प्राप्त संग्रह पूर्ण संख्याओं का संग्रह होता है। इसे हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। W बराबर, ये प्राकृतिक संख्याएं सभी रहेंगी, ये तो संग्रह रहेगा ही, और इसमें हम शून्य को और शामिल कर लें तो ये सभी पूर्ण संख्याएं हैं। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है एवं सबसे बड़ी कोई भी पूर्ण संख्या नहीं होती है। ये होती है पूर्ण संख्या। अब हम समझते हैं पूर्णांक। इंटीजर्स। इसे हम कैपिटल I या कैपिटल Z से प्रदर्शित करते हैं और यदि हम सभी पूर्ण संख्याओं में, ये है पूर्ण संख्या आपकी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, एंड सो ऑन। अगर हम इन सभी पूर्ण संख्याओं में प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक मानों को और शामिल कर लें, ये मैंने प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक मान शामिल कर लिए। अगर हम सभी
पूर्ण संख्याओं में, यहाँ से 0 से लेकर के इधर सभी पूर्ण संख्याएं हैं, इसमें प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक मानों को और शामिल कर ले तो प्राप्त संग्रह पूर्णांकों का संग्रह होता है। ये पूर्णांक है। ऑल होल नंबर्स, ये ऑल होल नंबर्स टुगेदर विद द नेगेटिव्स ऑफ द काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। इसे आई या जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। ये पूर्णांकों का समुच्चय है। सबसे बड़ा कोई पूर्णांक नहीं होता है, ये कहीं खत्म नहीं होंगे। सबसे छोटा कोई पूर्णांक नहीं होता है, ये भी कहीं खत्म नहीं होंगे। ये जो पूर्णांक होते हैं ये धनात्मक भी होते हैं, ऋणात्मक भी होते हैं, और एक ऐसा भी पूर्णांक है जो न धनात्मक होता है और न ही ऋणात्मक होता है। पहले धनात्मक पूर्णांकों की बात करता हूं। i प्लस या z प्लस, इसमें 1 से लेकर के 1 और 1 के बाद के सभी पूर्णांक 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये जो पूर्णांक है वो धनात्मक पूर्णांक है। तो यहां से निष्कर्ष निकलता है कि सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक 1 होता है। सबसे छोटा पूर्णांक तो कोई नहीं, सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक तो फिर 1 होता है। कुछ ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। ऋणात्मक पूर्णांक i माइनस या z माइनस, इसमें ये सभी पूर्णांक होंगे -1 और -1 से इधर की, यानी -1 -2 -3 -4 एंड सो। ये ऋणात्मक पूर्णांकों का समुच्चय है। यहां से आप समझ पा रहे हैं सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक -1 होता है, सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक -1, सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक तो कोई नहीं होता है। ऐसा कोई ऋणात्मक पूर्णांक नहीं है जो सबसे छोटा हो। कितना भी छोटा लेना है उससे भी छोटा ऋणात्मक पूर्णांक आपको मिलेगा। सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक -1 होता है। इसमें ये सभी पूर्णांकों का समुच्चय है। इसमें मैंने 1 से इधर के सभी पूर्णांक ले लिए, इसमें धनात्मक में, -1 से इधर के ले लिए ऋणात्मक में, 0 अभी भी छूटा है। तो 0 जो है वो न धनात्मक पूर्णांक है, 0 न तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक है, और न ही ऋणात्मक है। 0 न तो धनात्मक पूर्णांक है और न ही ऋणात्मक पूर्णांक है। ये पूर्णांक तो है, न इसका चिन्ह धनात्मक होता है और न ही इसका चिन्ह ऋणात्मक होता है। ये पूर्णांक के बारे में आप लोगों ने समझा। अब हम बात करते हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं रेशनल नंबर्स। तो ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके, उनकी फॉर्म P/Q हो, जहां P और Q
जहां P और Q पूर्णांक हैं तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q 0 पूर्णांक नहीं है, तो वे संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ऐसी संख्याएं जो P बटे Q के रूप में लिखी जा सके, जहां P और Q पूर्णांक हैं तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0, तो वे संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। बहुत से एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं, जैसे -1/2 एक परिमेय संख्या है क्योंकि इसमें -1 और 2 दोनों ही पूर्णांक हैं। -1 एक ऋणात्मक पूर्णांक है, 2 एक धनात्मक पूर्णांक है। हर इसका जो Q की वैल्यू है वो 0 नहीं है, इसलिए ये एक परिमेय संख्या है। और भी ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं। 0 भी एक परिमेय संख्या है क्योंकि 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं। अब इसमें 0 और 1 दोनों पूर्णांक हैं और हर यानी Q ये 0 नहीं है, अंश 0 हो सकता है, ये भी एक परिमेय संख्या है। ऐसे ही अगर हम -2 की बात करें तो ये भी परिमेय संख्या है क्योंकि इसके अपॉन में भी हम 1 लिख सकते हैं, फिर ये P/Q की फॉर्म में हो जाएगा और P और Q दोनों पूर्णांक होंगे जहां Q 0 नहीं होगा। तो ये सभी परिमेय संख्याएं हैं, और जब ये परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है, तो एक बहुत महत्वपूर्ण रिजल्ट निकल कर आता है कि सभी पूर्णांक, ये लिखे रहे आपके पास पूर्णांक, एक रिजल्ट आता है कि सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं हैं। तो ये सभी पूर्णांक जो है वो परिमेय संख्याएं भी होती हैं, इतना पहले आपको मालूम होना चाहिए। सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं होती हैं, और पूर्णांकों में मैंने इसमें इरेज कर दिया है, पूर्णांकों में सभी प्राकृतिक संख्याएं शामिल हैं, यहां से यहां तक इधर प्राकृतिक संख्याएं शामिल हैं। 0 को शामिल कर लें तो सभी पूर्ण संख्याएं शामिल हैं, यानी पूर्णांकों में सभी पूर्ण संख्याएं भी होती हैं, सभी प्राकृतिक संख्याएं भी होती हैं, और परिमेय संख्याओं में सभी पूर्णांक शामिल हैं। ये होती हैं परिमेय संख्या। अब हम समझते हैं अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्याओं के बाद अपरिमेय संख्या। अब हम समझते हैं अपरिमेय संख्या। इरेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर्स, ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में न लिखा जा सके। इसमें मैंने बोला P/Q के रूप में लिखा जा सके, ये ऐसी संख्याएं होंगी जिन्हें P/Q के रूप में न लिखा जा सके, जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0। ये ऐसी संख्याएं होंगी जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0 है। और तरीके से हम इसे परिभाषित कर सकते हैं, ऐसी संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार, 9th में ये बात पढ़ी है आप लोगों ने, ऐसी संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार अशांत एवं अनावर्ती हो। ऐसी संख्याएं होंगी जिनका दशमलव प्रसार
अशांत एवं अनावर्ती। ये ऐसी संख्या होंगी जिनका दशमलव प्रचार अशांत एवं अनावर्ती होगा, वे संख्याएं भी अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। उदाहरण की बात करें तो √3, √5, √10। अंडर रूट के अंदर ऐसी संख्या हो जो पूर्ण वर्ग ना हो तो वे सभी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होंगी। ये सभी अपरिमेय संख्याएं हैं। इसमें पाई एक नियतांक होता है, एक कांस्टेंट है, ये भी एक अपरिमेय संख्या ही होती है। पाई भी अपरिमेय संख्याओं में ही आता है। इसका दशमलव प्रसार भी एक अशांत एवं अनावर्ती संख्या प्राप्त होती है। तो ये होती है अपरिमेय संख्याएं। जब आप परिमेय और अपरिमेय संख्याएं समझ चुके हैं, परिमेय संख्याओं में सभी पूर्णांक शामिल हो गए थे और जो बचे वो अपरिमेय संख्याएं हैं, तब हम बात करते हैं वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। अब समझते हैं कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। तो वास्तविक संख्याओं को मैं दो तरीके से डिफाइन करूंगा। एक तो ये कि सभी परिमेय प्लस अपरिमेय, यानी सभी परिमेय और सभी अपरिमेय संख्याओं का, सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह, यानी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। तो वास्तविक संख्याओं में सभी परिमेय एवं सभी अपरिमेय संख्याएं शामिल होती हैं। ये होती है वास्तविक संख्या। तो परिमेय संख्याओं में आपको मालूम है भिन्नें आ जाती हैं, सभी पूर्णांक सभी आ जाते हैं, वो सभी परिमेय में हैं। और जो बचे जिनका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती है, जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वे संख्याएं जैसे √3 है, √5 है, √10 है, ऐसे ही √20 है, √15 है, √18 है। अंडर रूट के अंदर वे संख्याएं जो पूर्ण वर्ग ना हो वो सभी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। और ये परिमेय और अपरिमेय दोनों मिला दी जाएं, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जो संग्रह होगा वो वास्तविक संख्याओं का संग्रह कहलाता है। वास्तविक संख्याओं को हम एक तरीके से और समझते हैं कि ऐसी संख्याएं जिनका वर्ग ऋणेत्तर हो। ऋणेत्तर शब्द का अर्थ ये होता है कि ऋणात्मक न हो। ऋणेत्तर का अर्थ है ऋणात्मक नहीं। ऋणात्मक नहीं, यानी यदि किसी संख्या का वर्ग ऋणेत्तर है, ऋणात्मक नहीं है, तो वह संख्या वास्तविक संख्या कहलाती है। बहुत से एग्जाम्पल समझ सकते हैं। मैंने ले लिया √3, वर्ग करके देखो। √3 का वर्ग 3 आता है, जो धनात्मक है, ऋणात्मक नहीं है, इसलिए √3 एक वास्तविक संख्या है। ये वास्तविक संख्या में गिनी जाएगी। और कोई संख्या ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने ले लिया
-3 की हम बात कर रहे हैं, तो -3 का वर्ग करके देखो, -3 का वर्ग, माइनस का वर्ग प्लस 3 का वर्ग 9, प्लस का आया, ये भी ऋणात्मक नहीं आया, यानी ऋणोत्तर है, और ये ऋणात्मक नहीं आया, इसलिए ये कहेंगे कि -3 भी एक वास्तविक संख्या है, ये भी वास्तविक संख्या है। और ऐसे ही और समझते हैं, मैंने एक अदर उदाहरण ले लिया और कोई एक एग्जाम्पल है, मान लीजिए -√7, ये एक संख्या है, ये चेक करना है ये वास्तविक है या नहीं, तो हम इसका वर्ग करके देखें, √-7 का जब हम वर्ग करेंगे, वर्ग से वर्गमूल खत्म हो जाएगा और -7 आएगा। ये ऋणात्मक है अर्थात ऋणोत्तर नहीं है, और ऋणोत्तर नहीं है, अगर किसी संख्या का वर्ग ऋणोत्तर नहीं है तो वह संख्या वास्तविक संख्या नहीं होती है, ये काल्पनिक संख्या है। √7 जो है एक काल्पनिक संख्या है, ये वास्तविक संख्या नहीं है। तो उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, सभी परमेय एवं सभी अपरमेय संख्याओं का संग्रह। अब परमेय में सभी पूर्णांक आ जाते हैं, सभी भिन्नें आ जाती हैं, अपरमेय में ऐसी सभी संख्याएं आ जाती हैं जिनका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती है, जिनका ऐसी सभी संख्याएं आती हैं जो पूर्ण वर्ग नहीं है और उनका वर्गमूल लिया जाए, यानी ऐसी संख्याओं के वर्गमूल जो पूर्ण वर्ग नहीं है सभी अपरमेय संख्याओं में शामिल हैं, और अपरमेय और परमेय को अगर मिला दिया जाए, उनके संग्रह की बात की जाए, तो वो वास्तविक संख्याओं का संग्रह होता है। ये होती है वास्तविक संख्या। अब हम समझते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों a और b के लिए, धन पूर्णांकों a और b के लिए ऐसी दो अद्वितीय संख्याएं, ऐसी दो अद्वितीय पूर्ण संख्याएं विद्यमान होती हैं के लिए, ऐसी दो अद्वितीय पूर्ण संख्याएं, अद्वितीय पूर्ण संख्याएं विद्यमान होती हैं, ऐसी दो पूर्ण संख्याएं विद्यमान होती हैं कि a = bq + r, जहां 0 ≤ r b। ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। फिर से समझ लेते हैं। धन पूर्णांकों a और b के लिए ऐसी दो अद्वितीय पूर्ण संख्याएं, यूनिक होल नंबर्स, ऐसी दो पूर्ण संख्याएं विद्यमान होती हैं कि a = bq + r, जहां 0 ≤ r b, जहां r की वैल्यू 0 या 0 से अधिक तथा b से कम होनी चाहिए। यहां a जो होता है वो भाज्य होता है, भाज्य, b भाजक होता है, भाजक, q भागफल होता है, तथा r
शेषफल होता है। तो ये जो थ्योरम है, ये जो स्टेटमेंट है वो ये रहेगा, ए भाज्य है यानी भाज्य बराबर बी भाजक है, भाजक गुणा क्यू भागफल है, भाजक गुणा भागफल और आर शेषफल है। ये जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेय है। किन्हीं दो धन पूर्णांकों ए और बी के लिए ऐसी दो अद्वितीय पूर्ण संख्याएं विद्यमान होती हैं कि a इज इक्वल टू बी की प्लस आर, जहां 0 इज लेस देन इक्वल r इज लेस देन b, जहां r की वैल्यू 0 या 0 से अधिक एवं b से कम होगी। ये समझ में आता होगा, इधर 0 इज लेस देन इक्वल r इज लेस देन b, r की वैल्यू 0 या 0 से अधिक तथा b से कम होगी। ये जहां a भाज्य होता है, b ये रहा b भाजक होता है, भाजक होता है इसका भाग दिया जाता है, q भागफल होता है जितनी बार भाग जाता है, r शेषफल होता है। ये शेषफल 0 हो सकता है या 0 से अधिक हो सकता है, परंतु भाजक से अर्थात b से सदैव कम रहेगा। तो भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल, ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। अब हम समझते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों का मासा ज्ञात करने का एक मेथड है, जिसमें हम यूक्लिड डिवीजन प्रमेय का यूज करते हैं। यानी यूक्लिड डिवीजन प्रमेय का उपयोग करते हुए किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों का मासा ज्ञात करना ही यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है। इसमें हम दोनों धनात्मक पूर्णांकों में से छोटे धनात्मक पूर्णांक का बड़े पूर्णांक में भाग देते हैं और भाग देकर भाजक एवं भागफल, भाजक एवं भाग देकर इसमें हम छोटे धनात्मक पूर्णांक का बड़े धनात्मक पूर्णांक में भाग देते हैं और भाग देकर भागफल एवं शेषफल प्राप्त कर लेते हैं। यदि शेषफल 0 आता है तो जो भाजक है वही मासा होता है। यदि शेषफल 0 नहीं आता है तो शेषफल का भाजक में भाग देते हैं, अर्थात फिर हम शेषफल एवं भाजक में यूक्लिड डिवीजन प्रमेय का प्रयोग करते हैं, पुनः शेषफल प्राप्त करते हैं। यदि 0 आ जाता है तो जो भाजक था वो भाजक HCF होता है। ये होता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इसकी हेल्प से इसमें ये प्रक्रिया है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम यूक्लिड डिवीजन प्रमेय का प्रयोग करके दो धनात्मक पूर्णांकों का HCF ज्ञात करते हैं। ये होता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। समझते हैं उदाहरण से। जैसे मान लीजिए दो धनात्मक पूर्णांक हैं, एक है 21 कॉमा एक दूसरा धनात्मक पूर्णांक है, मान लीजिएगा 99। ये दो धनात्मक पूर्णांक हैं 21 और 99, 21 तथा 99 का
HCF फाइंड करना है, मासा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मासा महत्तम समापवर्तक, ये वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिससे ये दोनों संख्याएं विभाजित हो जाती हैं, वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है मासा। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है वो दो धनात्मक पूर्णांकों का HCF ज्ञात करने का एक मेथड है, एक प्रक्रिया है जिसमें यूक्लिड डिवीजन लेमा अर्थात यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हम प्रयोग करते हैं। मैं उसका प्रयोग करके दिखाता हूं। पहले ये डिसाइड करना होता है कि कौन छोटा है, तो 21 जो है वो 99 से छोटा है। छोटे पूर्णांक का बड़े पूर्णांक में भाग देते हैं। 21 का हम 99 में भाग देंगे तो 4 बार जाएगा, 21 चौका 84, घटा लेंगे तो बचेंगे 9 में से 4 5 और 9 में से 8 15। अब यहां शेषफल 0 नहीं आया, भागफल 4 आया। भागफल 4 है, भाजक 21 है, भाज्य 99 है और शेषफल 15 है। शेषफल 15 है, 0 नहीं है, इसलिए अब शेषफल एवं भाजक में पुनः यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाएंगे अर्थात यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे। अर्थात अब हम 15 का 21 में भाग देते हैं। जब हम 15 का भाग 21 में देंगे तो एक बार जाएगा, 15 एकम 15, 11 में से 6 घटेंगे तो 11 में से 5 घटाएंगे 6 बचेंगे। ये फिर से शेषफल 0 नहीं आया। जब फिर शेषफल 0 नहीं आया तो अब हम ये वाला शेषफल और ये वाला जो भाजक है इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे। 6 का भाग अब हम 15 में देंगे और 6 दूनी 12, फिर से शेषफल 3 आया। शेषफल पुनः 0 नहीं आया, प्रक्रिया फिर से दोहराएंगे। अब हम ये वाला शेषफल और ये जो भाजक है, ये वाला जो भाजक है, इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे अर्थात 3 का भाग अब 6 में देंगे, 3 दूनी 6 और यहाँ शेषफल 0 आ गया। जब शेषफल 0 आया तब जो भाजक था, ये था भाजक। तब जब शेषफल 0 आया तब भाजक क्या था? 3। यही भाजक HCF होता है। तो यहाँ 21,99 का जो HCF होगा वो 3 होगा। ये तो यहाँ ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रक्रिया है वो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है जिसमें हम दो धनात्मक पूर्णांकों का यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके HCF ज्ञात कर लेते हैं। ये होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। अब हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें एक्सरसाइज पर वर्क करेंगे। इस चैप्टर में इतनी बातें समझनी थी। तो एक वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।